हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। मतलब उन टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे, उन चैप्टर्स को देख लोगे तो आपको केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम एक एक करके डिफरेंट चैप्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, आइडियल गैस इक्वेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। वैसे अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री चैप्टर 1 में है, आइडियल गैस इक्वेशन चैप्टर 5 में है आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, और रिडॉक्स टाइट्रेशन आपको पार्ट 2 में 11th के पार्ट 2 में रिडॉक्स रिएक्शन में है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है PV/RT, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी आप पढ़े हो N1V1 इक्वल टू N2V2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेट करना होता है। तो स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन रिडॉक्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन से डायरेक्ट आते हैं। तो मतलब कंपटीशन के जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो इनको एक साथ पढ़िएगा। ये रिवीजन के लिए है, ऑब्वियस है। जब आप नॉर्मल स्टडी करोगे 11th 12th का तो एक साथ ही नहीं पढ़ाते हैं जनरली, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, जब आपका 12th का सिलेबस हो चुका होगा और आप रिवीजन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इन चैप्टर्स को आप एक साथ पढ़ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी इनके इन कॉन्सेप्ट्स के मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस है तो आपको जो गैस के मोल्स है वो आइडियल गैस इक्वेशन से ही कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आप ये 4-5 ये टॉपिक्स हो गए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन अच्छे से एक साथ देख लोगे तो आप स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन कर लोगे। और आपको ये भी पता होगा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में ही, जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में ही मोलारिटी के कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, तो वो क्लास 12th में भी काम आ जाएंगे आपको सॉल्यूशन चैप्टर में। तो ये टॉपिक से देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स आप टच कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब करीब आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा इससे, 2 क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आ ही जाता है इस कॉन्सेप्ट से, रिडॉक्स मोल कॉन्सेप्ट और मोलारिटी कॉन्सेप्ट से। दूसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ पाओगे, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो जितना भी ब्लॉक्स हो गया, हाइड्रोजन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D&F ब्लॉक, है ना, उसमें बॉन्डिंग काफी जरूरत है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको पता ही हो, क्लास 12 में पढ़ना है, और इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो पीरियोडिक, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, इनको आप एक साथ पढ़ लीजिए अच्छे से, और इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आते हैं। बॉन्डिंग से तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार P ब्लॉक से भी आते हैं कि शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इन चैप्टर्स को एक साथ पढ़िए, आपके काफी क्वेश्चंस डील हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, MOT हो गया, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं। MOT में आपको बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, तो उन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में। तो इन 3 टॉपिक्स को, इन 3 चैप्टर्स को देख लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपका डील हो जाएगा। फिर है GOC एंड आइसोमेरिज्म। जनरल GOC है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया। बिना इनके आप कार्बोकटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं दे सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं दे सकते हो, और रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझ सकते हो। और आइसोमेरिज्म जो है, इसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे कि ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, उसको भी देख सकते हो। चाहो तो ऑर्गेनिक के आइसोमर्स के टॉपिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर्स के टॉपिक एक साथ ही पढ़ सकते हो। तो आइसोमर्स से भी करीब 1 क्वेश्चन और GOC से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। कई बार आपके आइडिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या हैलोअल्केन के क्वेश्चन डायरेक्ट GOC पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा SN1 में, है ना, SN1 रिएक्शन, ये सब में आप पढ़े होगे
तो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं, तो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी तो डायरेक्ट जीओसीएस से आ गया है ना, रेजोनेंस देख लोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देख लोगे। तो जीओसी अगर आप देख लोगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप डील कर लोगे। और आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि अगर ऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन दोनों में से एक से आइसोमेरिज्म तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, चाहे वो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन ऑर्गेनिक का हो या कोऑर्डिनेशन का हो, या फिर कई बार तो दोनों से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब जीओसी एंड आइसोमेरिज्म देख लीजिए तो आपका यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका आराम से डील हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स को भी काफी ध्यान से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिना जीओसी के तो आप ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हो। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। हम ये 2 टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का इसलिए चुने हैं क्योंकि 11th में अगर आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, बच्चे इन चैप्टर्स पे काफी टाइम देते हैं और कई बार देखे होंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है। और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम करने में आपको जब पढ़ते होगे, नॉर्मल पढ़ते होगे, 2 महीना टाइम लग जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से इजी चैप्टर है और इनसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब ये हाई वेटेज टॉपिक है और इनके क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्मो इक्विलिब्रियम में आप देखे होंगे कि बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके क्वेश्चन नहीं होते हैं, या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते ही नहीं है। लेकिन बहुत रेयरली होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन ना आए। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इन 2 चैप्टर से भी जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्मो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आप बहुत प्रैक्टिस किए रहो तो भी कहीं ना कहीं भी आप फंस जाओगे एग्जाम में और आपसे नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम तो बोलेंगे थर्मो और इक्विलिब्रियम की जगह इन 2 चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर लो, आपके ज्यादा स्कोरिंग है ये टॉपिक, है ना। थर्मो इक्विलिब्रियम पे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में लगाना जब इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लिए हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्मो इक्विलिब्रियम से बहुत हाई चांस है क्वेश्चन ना आए, और आए भी तो कई बार होता है कि एग्जाम में होता नहीं है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, कहीं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाता है। हाँ, ब्लॉक्स में देखा जाए जैसे कि एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से ग्रुप 18 हो गया, ग्रुप 13 14 क्लास 11th में पढ़ना है, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 क्लास 12th में पढ़ना है। तो ग्रुप 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोरोन। बोरोन के कंपाउंड जैसे कि डाइबोरेन हो गया, बोरेक्स हो गया, बोरिक एसिड हो गया, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पी ब्लॉक में। फिर ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हो गए, फॉस्फोरस के कंपाउंड हो गए, फिर ग्रुप 18 में जनन के कंपाउंड हो गए। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और देखा गया है पी ब्लॉक से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप 11 12 का पी ब्लॉक मिला लीजिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन बॉन्डिंग से ही हो जाए, वो तो बढ़िया है आपके लिए। लेकिन अगर बॉन्डिंग से ना भी हो तो भी 2 से 3 क्वेश्चन पी ब्लॉक से जरूर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लॉक। एस ब्लॉक से कई बार क्वेश्चन नहीं आता है, डी एंड एफ ब्लॉक से कई बार क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, लेकिन इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पी ब्लॉक को आप स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि काफी हाई वेटेज टॉपिक है और हाई स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इनमें मिस्टेक नहीं होता है। स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हो गए, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर हो गए, जेनन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर हो गए। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में काफी क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो इस टॉपिक को जरूर देखना है, इसको स्किप आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये ऑर्गेनिक में अगर हम जीओसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे तो वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें हम अमाइंस को इसलिए मिक्स कर दिए हैं कि कई बार देखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस का क्वेश्चन मिक्स कर देते हैं ABCD करके, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से अमाइन बन जाएगा, या एजो कपलिंग रिएक्शन आप देखे होंगे, एजो कपलिंग रिएक्शन, है ना। एजो कपलिंग रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है। अमाइंस के लास्ट में दिया है एजो कपलिंग रिएक्शन, या सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, गैटरमैन रिएक्शन हो गया, इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं कंपटीशन में। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, अगर ये पूरे 2 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर है, लेकिन आप इसको एक यूनिट काउंट करो तो इनसे कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हों। आप देख लीजिएगा पीवाईक्यू में देख के, इन 2 चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। हैलो अल्केन अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन दोनों से एक क्वेश्चन भी आते हैं या फिर कई बार नहीं भी आते हैं क्वेश्चन।
लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऑर्गेनिक में इन 2 चैप्टर को भी तो जरूर पढ़ना है ना। तो अभी तक हम एक तरह से 6 यूनिट डील किए हम, है ना। अभी तक हम 6 यूनिट डील किए हैं और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 9 से 10 चैप्टर हैं। 6 यूनिट और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये 9 से 10 चैप्टर है। और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे 11 12 का, दोनों में 2 पार्ट है। 11th में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। 12th में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो टोटल आपको 30 चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 30 चैप्टर्स है। और ये जो हम 6 यूनिट डील किए हैं वो 9 से 10 चैप्टर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33%। लेकिन ये 33% चैप्टर्स के वेटेज है एग्जाम में 50%। मतलब ड्यूरिंग रिवीजन आपको इन यूनिट को सबसे पहले करना है ना। हर एक यूनिट पे 5 दिन देना है। अगर आप रिवीजन में 2 महीना टाइम लेते हो मान लो ओवरऑल, तो कम से कम शुरू के 1 महीना में केमिस्ट्री में इन 6 यूनिट को ही पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक होगा जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, है ना, डीएनए ब्लॉक हो गया, सरफेस हो गया, वो सब भी इंपॉर्टेंट है कि उनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं जनरली, उनको बाद में देखना है ना। वो बाकी के 50% हो गए। लेकिन जो ये 50% है ये काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इनको बहुत अच्छे से देखना है। मतलब ये 9 से 10 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 33% है, वो ओवरऑल वेटेज में 50% हो जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और काफी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो इनको जरूर देखिएगा, इनको देखिएगा। तो जेईई मेंस में अगर आप 25 क्वेश्चन है तो 13 से 14 क्वेश्चन जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर एडवांस का बात करें तो एडवांस में टोटल पेपर 1 पेपर 2 में 36 क्वेश्चन है, तो वहां भी 17 से 18 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से डील हो जाएगा। नीट में भी 45 क्वेश्चन में से 22 से 23 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन इनसे जरूर आता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग रिवीजन इन 6 यूनिट्स को सबसे पहले देखिएगा, और जब आप ये देख ले तभी आप बाकी चैप्टर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, है ना, फिर आपको थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, इनको देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक्स को हम डील करेंगे। थैंक यू।